अवस्थी हाउस। महक मृत्युंजय के लिए दूध रेडी कर रही थी कि पीछे से मृत्युंजय उसे कमर से पकड़ लेता है, जिससे महक घबरा जाती है। तो मृत्युंजय महक के कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए कहता है, घबरा क्यों गई? महक मृत्युंजय की आवाज पर एक राहत की सांस लेते हुए बोली, घबरा गई थी। महक की बात पर मृत्युंजय उसके कमर को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम स्कूल में टीचर थी? मृत्युंजय के सवाल पर महक पलटकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हम दोनों ने कभी इतनी फुर्सत से बात ही की है जो मैं आपको बताती कि मेरी जिंदगी कैसी है। महक के जवाब पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, अब जानना चाहता हूँ। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मृत्युंजय अपनी आईब्रो उठाकर बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? इस तरह आपका पल भर में प्यार से बात करना और पल भर में गुस्से से बात करना मुझे अंदर तक डराता है। सर प्लीज आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। महक ने शांत स्वभाव में कहा। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, महक अवस्थी, अब मैं तुम्हें यहाँ डांट तो नहीं सकता ना? आफ्टर ऑल सास ससुर के सामने इम्प्रेशन अच्छा बनाना है। महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में मीडिया की फोर्स के कारण मुझे लेने आए हैं या फिर अपनी मर्जी से लेने? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, अब घर में ही रोटी सब्जी बनी हो तो कोई पड़ोस में खाना क्यों खाएगा? महक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, अब क्या तुम इतनी बुरी तरीके से इस बात को समझना चाहती हो? तो सुनो, जब मेरे पास खुद की बीवी है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है कि नीरू किचन में आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख देख अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे पानी का जग चाहिए था। नीरू की आवाज पर मृत्युंजय उसे जग में भरकर पानी देते हुए बोला, दीजिए आंटी, अंदर आ सकती थी ना? इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत है? नीरू मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम हमारी महक से इतना प्यार करते हो। मृत्युंजय तिरछी नजर से महक की तरफ देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, सच में महक है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। मुझे भी हो गया। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है तो मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कमरे में चले? महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे कुछ काम। नीरू महक की बात को बीच में काटकर बोली, महक जमाई जी तुम्हें बुला रहे हैं ना, जाओ, तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी। महक नीरू की बात पर बोली, माँ जो काम है वह मैं पूरा कर लूंगी। मृत्युंजय मासूम सा चेहरा बनाते हुए नीरू की तरफ देखता है तो नीरू महक को आंख दिखाते हुए कहती है, महक तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी, जाओ। महक नीरू की बात पर अपना सिर हिला देती है और पानी की बोतल और मृत्युंजय के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को देख नीरू से मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट आंटी। नीरू मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए उसे गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय भी महक के पीछे कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर महक की तरफ एक नजर देख बिस्तर पर जाकर बैठते हुए बोला, तुम कहाँ सोने वाली हो? महक बिस्तर की तरफ देखती है और मृत्युंजय से कहती है, मैं नीचे गद्दा बिछा लूंगी। मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं तुम बिस्तर पे सो जाओ। महक अचानक से बोली, तो क्या आप जमीन पर? तुम बिस्तर पर और मैं तुम्हारे ऊपर, मृत्युंजय ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। महक मृत्युंजय की बात पर खिसियानी हंसी के साथ बोली, एक काम करते हैं सर, मैं बिस्तर के बगल में गद्दा बिछाकर सो जाती हूँ। मृत्युंजय एक नजर उसको देखता है, जिस पर महक जल्दी से दूध और बोतल बिस्तर के पास रखे टेबल पर रखती है और चटाई और गद्दा बिछाकर अपने लिए बिस्तर बना लेती है। महक अपना बिस्तर रेडी कर अपना नाइट सूट लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय अपने लैपटॉप में तब तक घुसा हुआ था
तभी उसका फोन बजने लगता है। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाँ राजीव। दूसरी तरफ से राजीव बोला, क्या हालचाल है, ससुराल में मजा तो आ रहा है ना। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, अगर तुमने बकवास करने के लिए कॉल किया है तो मैं रख रहा हूँ। जिस पर राजीव जल्दी से बोला, अरे नहीं, ये कशिश मित्तल कल इंडिया आ रही है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, तो क्या एयरपोर्ट पर उसके लिए आरती की थाल लेकर मैं खड़ा रहूंगा। राजीव मृत्युंजय को चिढ़ाते हुए देखकर बोला, फाइनेंस के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट हमने उसके साथ साइन किया है, जो कि कंपनी दिन के साथ लॉन्च होने वाली है। अगर प्रोटेक्शन परफेक्ट रहा तो सारंग एक बार फिर टॉप 10 में रहेगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, सारंग हमेशा से टॉप 10 में था और वैसा ही रहेगा। मैं प्रोजेक्ट खुद बनाऊंगा। सी ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे बायोडाटा मेल करो। राजीव मृत्युंजय की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। महक कमरे में आती है तो मृत्युंजय एक नजर उसे देखने के बाद कहता है, सुनो क्या यहाँ पर वाईफाई है। मृत्युंजय के सवाल पर महक जल्दी से बोली, मेरे कमरे में नहीं, लेकिन पास के शॉप से सुधांशु के कमरे में वाईफाई आता है। मृत्युंजय कुछ देर महक को घूरने के बाद बोला, तो क्या मैं तुम्हारे भाई के कमरे में जाकर अपना काम कंप्लीट करूं। मृत्युंजय की नाराजगी भरी आवाज पर महक बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं सुधांशु से बात कर लेती हूँ, शायद वह मेरे कमरे में आकर। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारा भाई यहाँ आकर सोएगा और तुम। महक चिढ़कर बोली, मेरा घर कोई बहुत बड़ा विला नहीं है जहां पर जगह जगह वाईफाई लगी ही रहेगी। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे लेने क्यों आए। विकल्प भैया को भेज दिया होता, मैं चली आती। मृत्युंजय भी चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आया तो तुम वापस घर नहीं आओगी। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है जो आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। और बीवी के पीछे पीछे उसके ससुराल तक आ गए और आप कब से किसी की बात मानने लगे। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, मुझसे बहस मत करो महक। महक जाकर बिस्तर पर सोते हुए बोली, आप अपना काम देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर महक ब्लैंकेट सर तक ओढ़ लेती है। मृत्युंजय खुंदस खुंदस में महक को देखते हुए धीरे से बोला, चुड़ैल कहीं की। महक ब्लैंकेट के अंदर से बोली, बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है। जिस पर मृत्युंजय बोला, खौलता हुआ तेल न डाल दूं तुम्हारे कानों में ताकि सच में बहरी हो जाओ। तो महक ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाकर बोली, मैं भी आपको फेविक्विक ना पिला दूं ताकि जुबान परमानेंट बंद हो जाए, क्योंकि जब भी खुलेगी कड़वा ही निकलेगा। मृत्युंजय महक को बुरी तरह से घूरते हुए बोला, क्यों तुम्हें डर नहीं है। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मैं अपने घर में हूँ, मुझे किस बात का डर। मृत्युंजय लैपटॉप बंद कर बिस्तर पर रख देता है और महक की तरफ आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कुछ चीज रह गई है। घर में तो और बाथरूम में अच्छे से ट्राई कर लिया, तुम्हारे कमरे में भी ट्राई कर लेना चाहिए। महक मृत्युंजय को आता हुआ देखकर जल्दी से ब्लैंकेट सर के ऊपर तक ओढ़ लेती है। जिस पर मृत्युंजय उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, मुझे ये ब्लैंकेट चाहिए। महक भी ब्लैंकेट को खींचते हुए बोली, यह आपका कमरा नहीं है, यह मेरा कमरा है, इसलिए यहाँ की सारी चीजों पर मेरा हक है। मृत्युंजय पूरी ताकत से ब्लैंकेट को खींचकर बोला, यह घर मेरे सास ससुर का है और यह कमरा मेरी बीवी का है, इसलिए मेरी बीवी की सारी चीजों पर मेरा हक है, समझी। महक घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय उसके आंखों के सामने अपनी 2 उंगलियां लाते हुए कहता है, आंखें नीचे करो वरना अभी दोनों उंगलियां घुसा दूंगा। महक मुंह बनाते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और धीरे से गुदगुदाती है, राक्षस खड़ूस कहीं का। मृत्युंजय फिर से अपने बिस्तर पर जाते हुए बोला, डायन चुड़ैल कहीं की। महक गुस्से से मृत्युंजय की तरफ पलट कर देखती है, लेकिन खुद को
देखता हुआ पाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय महक के रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और लाइट ऑफ कर सो जाता है। आधी रात को महक को महसूस होता है कि कोई उसकी कमर पर धीरे धीरे चल रहा था। महक नींद में ही उस हाथ को हटाते हुए बोली, परेशान मत करो ना। मृत्युंजय महक को पीछे से गले लगाते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने के लिए ही तो आया हूँ। मेरी नींद हराम करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकती हो महक अवस्थी। महक नींद भरी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखती है और हल्का मुस्कुराते हुए नींद में मृत्युंजय के गाल पर हाथ रख उसके होठों पर धीरे से चूम लेती है। मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से महक की तरफ देखने लगता है जो कि फिर से सो चुकी थी। महक के खुले बाल और उसके वह गुलाबी होठ, लंबी पलकें चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस पर क्रीम कलर का नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। महक को गहरी नींद में देखकर मृत्युंजय अपने पैर क्रॉस करके जल्दी से बिस्तर पर चला जाता है और खुद से कहता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो मैं उसे रात भर सोने नहीं दूंगा। इतना ख्याल आते ही मृत्युंजय जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह समय के अनुसार महक की नींद जल्दी खुलती है। वह देखती है कि मृत्युंजय छोटे बच्चों की तरह सो रहा था। महक के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह मृत्युंजय को देखते हुए कहती है, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन उठते ही ज्वालामुखी राक्षस कहीं के। इतना कहते हुए महक अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक रेडी हो पूजा करती है और नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग आ चुके थे, लेकिन मृत्युंजय नहीं आया था, जिस पर सुधांशु महक से कहता है, दीदी आप नाश्ता लगाओ, मैं जरा जीजा जी को उठाकर लाता हूँ। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू बिल्कुल बदमाशी नहीं करना और आराम से उठाकर ले आना। सुधांशु कमरे की तरफ जाते हुए बोला, भांजा भांजी को गोद में उठाकर लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीजा जी को लाने की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या मैं अपनी गोद में बैठाकर लाऊंगा? इतना कहकर वह महक के कमरे के अंदर चला जाता है। महक शेखर की तरफ देखते हुए बोली, पापा यह लड़का बदमाश होता जा रहा है। शेखर महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों बाद तो इस घर में ऐसी हंसी ठिठोली सुनती हुई महसूस हुई है। बेटा मजे लेने दो, फिर तुम तो चली जाओगी कुछ देर बाद। महक शेखर जी की बात पर बोली, नहीं पापा हम तो यही है ना, आप जब चाहें तब हमसे मिलने आ जाइए या आप फिर हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। नीरू जूस का जग लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ हाँ अपने पापा से बात हो गई हो तो जरा अपने पति जी की पसंद का नाश्ता भी लगा दीजिए। महक नीरू की बात पर किचन की तरफ चली जाती है। इधर सुधांशु कमरे में आता है तो देखता है मृत्युंजय बड़े मजे से के साथ हल्का मुस्कुराते हुए सो रहा था, जिसे देखकर सुधांशु खुद से कहता है, मेरी बहन की नींद उड़ाकर यहाँ चैन की नींद सो रहा है। जीजा अभी बताता हूँ। इतना सोचते हुए सुधांशु इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से अपना फोन निकालकर उसमें एक अलार्म टोन सेट कर डाल देता है और उसकी वॉल्यूम फुल कर देता है और मृत्युंजय के कान के पास अपना फोन ले जाकर अलार्म टोन प्ले करता है तो जोर जोर से उसमें गाना बजने लगता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अचानक कान में सीधा ऐसे अलार्म बजने से मृत्युंजय हड़बड़ाकर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है तो सुधांशु हंसते हुए खड़ा था। मृत्युंजय का पारा हाई हो जाता है और वह सुधांशु पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, अकल क्या घुटने में लेकर पैदा हुए हो। सुधांशु आराम के साथ मृत्युंजय के आगे खड़ा होते हुए बोला, जीजा जी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नाश्ते का वक्त हो चुका है, तो आपको नहीं लगता आपको उठने की जहमत उठानी चाहिए। आखिरकार आपके जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने बड़े एम्पायर के अध्यक्ष को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता।
मृत्युंजय बिस्तर से उतर सुधांशु के सामने जा उसे उंगली दिखाते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी, जितना हो सके दूर रहो मुझसे और मेरे मामलों से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुधांशु मृत्युंजय की उंगली को नीचे करते हुए बोला, जरा धीरे, और मैं तुम्हें तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं, सुधांशु अवस्थी कभी वह काम नहीं करता जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। मृत्युंजय को सुधांशु का इस तरह से बदतमीजी करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसके खुद के भाई कभी भी उसके सामने ऊंची आवाज में तो क्या, उसे नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे, और यहाँ सुधांशु नजरें मिलाकर तो क्या, ऊंची आवाज में और सीधा सीधा जवाब दे रहा था, जो मृत्युंजय को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बस गहरी सांस लेता है, तो सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए कहता है, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा मेरे माता पिता श्री को अपने चेहरे का दर्शन करवा दीजिए और बाहर आने का कष्ट कीजिए। इतना कहकर सुधांशु कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय गुस्से से अपना हाथ दूसरे हाथ पर मारते हुए बोला, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए मृत्युंजय टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय नहा धोकर बाहर आता है तो देखता है उसके कपड़े बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिस्तर पर रखे हुए थे, क्योंकि महक ने पिछली रात उसके कपड़ों को धोकर सुखा दिया था और सुबह इस्त्री करके उसके पहनने के लिए रख दिया था। मृत्युंजय खुश में गुदगुदाते हुए बोला, इन लोगों का सही है, भाई है जो गुस्सा दिलाने से पीछे नहीं हटता, और बहन है जो अपने भाई की सारी शरारत को पर्दा डालने में लगी रहती है। इतना तो मेरा ख्याल नहीं रखती, चुड़ैल कहीं की। जी भरकर महक को कोसने के बाद मृत्युंजय रेडी हो जाता है और कमरे से बाहर आता है, तो किसी नए चेहरे को देखकर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो जाती हैं। शेखर मृत्युंजय को आया हुआ देखकर उस सामने बैठे शख्स से मिलवाते हुए बोला, बेटा इनसे मिलो, यह अजीत शर्मा है, महक के काफी अच्छे दोस्त हैं। मृत्युंजय अपने फुल एटीट्यूड में बोला, हेलो, आई एम मृत्युंजय सारंग, महक मृत्युंजय सारंग का हस्बैंड। अजीत को मृत्युंजय का व्यक्तित्व काफी डरावना महसूस हो रहा था, फिर भी वह हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर सारंग, मेरा नाम अजीत शर्मा है, महक जी और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। वह डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर था। मृत्युंजय अजीत की बात पर मन में बोला, सही है, ये चोमू मेरी बीवी का करीबी फ्रेंड था, नॉट बैड, मैं जीत गया। तभी उन लोगों को सुधांशु की आवाज सुनाई देती है, जो कि अजीत से कह रहा था, अजीत भाई एक काम करते हैं, अगर आज शाम को आप फ्री हो तो मैं दीदी को उनके घर से पिक कर लूंगा और हम लोग मूवी देखने चलेंगे। जीजा जी के पास तो टाइम रहता ही नहीं है, इसलिए वह ऑफिस में रहेंगे। मृत्युंजय जब सुधांशु की मूवी प्लानिंग के बारे में सुनता है तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह बीच में आते हुए कहता है, मेरी बीवी और मैं कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को ही निकलना है। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और वहीं सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कहता है, लेकिन जीजू आपने अभी तक तो नहीं बताया कि आप मेरी दीदी को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए सुधांशु शक भरी नजरों से मृत्युंजय को देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय चिढ़कर कहता है, मैंने आज शाम को मनाली का टिकट बुक किया है, अगर तुम्हें शक है तो आ जाना एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आ जाऊंगा। महक सुधांशु को बोलते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें, उन्हें बहुत काम होता है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, इट्स ओके, मेरा इकलौता साला है, अगर उसकी बातों को निगलने में दिक्कत होगी फिर भी मैं पानी डालकर निगल लूंगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर तुरंत बोला, और कहीं ठसका लग गया तो। अजीत सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए बोला, सुधांशु तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो अपने जीजू को, जिस पर सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए बोला, दरअसल कुछ महीनों में जीजा जी तो आप मेरे बनने वाले थे, लेकिन कोई बीच में आ गया। मृत्युंजय की मुट्ठियां आपस में कस जाती हैं। यह देख शेखर जी
सुधांशु को डांटते हुए बोले, सुधांशु तमीज नहीं है बात करने की, कहाँ क्या बात करनी होती है। सुधांशु बिना किसी गिल्ट के बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मृत्युंजय अपने सारे इमोशन को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, अगर मेरी इंसल्ट हो गई हो तो क्या नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। यह कहते हुए मृत्युंजय की आवाज महक बेहतर से समझ रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। महक मृत्युंजय को नाश्ता देते हुए बोली, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं अपना सारा सामान लेकर आती हूँ, आपको मीटिंग में भी निकलना होगा। महक की बात पर मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे अपना सर घुमा देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में महक अपना सामान ले आती है और अब सब लोग के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा होने के बाद अजित महक की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले, हमें देर हो रही है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है तो नीरू एक छोटा सा तोहफा मृत्युंजय की तरफ रखते हुए कहती है, बेटा यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मृत्युंजय नीरू की तरफ देखते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेखर मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। मृत्युंजय उस बॉक्स को देखते हुए बोला, क्या है इसमें। नीरू उस बॉक्स को खोलती है जिसमें सोने की चैन थी, जिसमें भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। सुधांशु उस चैन को देखकर मुंह बनाता है। अजित लॉकेट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नाम की तरह है, बहुत खूबसूरत है। मृत्युंजय अजीत की बात पर उसकी तरफ देखता है और मुंह बना लेता है। नीरू मृत्युंजय को झुकने के लिए कहती है तो मृत्युंजय उसके सामने हल्का सा झुक जाता है। नीरू चैन को पहनाते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि आपको ऐसा तोहफा पसंद आएगा, इसलिए हमने बस यह छोटा सा तोहफा आपके लिए लिया है। मृत्युंजय खड़ा होकर नीरू की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। किसी ट्रॉफी का माल उसके आकार और प्राइस से नहीं नापा जाता, देने वाले की नीयत और उसका दिल देखा जाता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोला, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, और यहाँ शरीफ बनने का नाटक उनके सामने करना चाहिए जो इन्हें नहीं जानता। मुझसे कोई पूछे, दुष्ट कहीं का। अजीत उसके बगल में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय बाहर आता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। महक अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय दूसरी तरफ कार लेने चला जाता है, क्योंकि वहां का एरिया पार्किंग के लिए काफी छोटा था। सुधांशु महक मृत्युंजय के जाने के बाद महक के सामने आकर बोला, दीदी मुझे पता है कि आपको लाइव झगड़ा नहीं पसंद और सबसे जरूरी चीजों को प्यार से सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जहां आपकी इमोशन की कोई वैल्यू ना हो वहां पर आपको प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है। महक सुधांशु के चेहरे पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत समझदार है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो समझदार है ना। उसे उस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की जरूरत है। जिस पर सुधांशु महक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखिए दीदी, मुझे उन घर वालों पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई हेट सारंग, मुझे नफरत है उस घर से। महक सुधांशु की बात पर बोली, सिद्धू हम किसी इंसान को एक बार देखकर उसे जज नहीं कर सकते, समझना और उनके दिल को जानना बहुत जरूरी होता है। शेखर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सुधांशु बेटा महक उस घर की बहू है, मैं यह नहीं कह रहा कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो उसे उसी घर में रहना है, लेकिन हम कुछ गलतियों के लिए रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। सुधांशु शेखर जी की बात पर बोला, लेकिन जब रिश्ते घुटन देने लगे पापा तो उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं इतना कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो हो चुका था। जिस लड़की को उसने इतना चाहा था उस लड़की ने इस
की इंसल्ट की और उसे छोड़ दिया था और किसी और के साथ भाग भी गई थी। सुधांशु की बात को सुन महक बोली, भूल जाओ सब कुछ। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मृत्युंजय सारंग और उसकी फैमिली में से किसी ने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उनकी इज्जत उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। महक सुधांशु की बात पर उसके माथे को चूमकर बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी मृत्युंजय वहां कार लेकर आ जाता है। महक सामान बैक सीट पर रखकर जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और सब लोगों को अपना हाथ दिखाकर बाय कहती है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखकर बस फीका मुस्कुरा देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से महक को लेकर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उन दोनों में से एक भी आपस में बात करने का सहमत नहीं उठा रहे थे। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है जो कि बाहर की तरफ देख रही थी, जिस पर मृत्युंजय धीरे से बोला, महक तुम्हें डर लगता है ना अपने भाई के लिए। मृत्युंजय के सवाल पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, भाई को अपने परिवार के लिए और अपनी बहन के लिए और हर बहन को अपने परिवार और भाई के लिए डर लगता है जैसे आपको लगता है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डर लगता है? महक सोचते हुए बोली, अभी तक जो मैंने देखा है आप किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों में सबके लिए एक फिक्र दिखती है। मृत्युंजय एक नजर महक को देखकर बोला, सॉरी। महक थोड़ी हैरान होकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, जी। मृत्युंजय बिना महक की तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा। महक मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉरी क्यों? मृत्युंजय स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ करते हुए बोला, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की इसलिए। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे इस सॉरी को बोलने के लिए अब आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अब क्या तुम बाल की खाल निकाल रही हो कि मैंने कहा ना सॉरी? अब चुपचाप रहो। महक मृत्युंजय की इंटेंशन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, लेकिन मृत्युंजय को इग्नोर कर देती है। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। आपको यह कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।